हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का सेकंड लेक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी सबसे पहले आज टॉपिक लगा लेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी पहला लेक्चर में जब हम लोग कल के दिन अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर का शुरुआत किए थे, तो हम लोग देखे थे कि सॉलिड स्टेट बेसिकली क्या होता है, सॉलिड स्टेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और दो तरीके के सॉलिड के बीच में डिफ्रेंशिएट किए थे। जैसे पहला आपका आया था क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आया था एमॉर्फस सॉलिड। आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और इसमें जनरलाइज फॉर्म पढ़ेंगे। देखो भाई, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, लेकिन एक्सेप्शन को लेके पूरा लंबा लंबा कहानी लिखना ये भी कहीं हद तक सही नहीं होता है। तो हम लोग वो सारे फॉर्म को देखेंगे जिससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आता है। और जनरलाइज फॉर्म का मतलब कि जितनी भी पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंट के बीच में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो सेकंड क्लास है, आप लोग नोट्स कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो बेसिकली 4 प्रकार का होता है। हम लोग यहाँ पे चारों के बेस में ऐसा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जो चारों के बीच में कॉमन हो, ठीक है, और उसके बीच का डिफ्रेंशिएशन पार्ट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते किसको है। ये तो हम लोग देख चुके थे पिछले लेक्चर में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में कितने प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और भरपूर प्रयास हम लोग की टीम ये करती है कि इतना इजी और सरलतम ढंग से आपके कॉन्सेप्ट को बताया जाए कि आपका एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और बोर्ड में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने का पूरा श्रेय मिले। आइए, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप में सबसे पहला जो सॉलिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक सॉलिड। पहला हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आयोनिक सॉलिड बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। और चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी हम लोगों ने क्या देखा, यानी टोटल सॉलिड जो है हमने 4 तरीके से देखा। कौन कौन? आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर। और ये जो चारों टाइप्स का जो सॉलिड आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ स्पेशल यहाँ पे कैटेगराइज में इसको हम लोग बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सीपी अगर हम बोलते हैं तो आपके दिमाग में बैठने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, कि वो किस किस पार्टिकल से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन कौन सा पार्टिकल कैसे अरेंज है। तो अगर हम लोग आयोनिक सॉलिड का जिक्र करते हैं तो आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो किसके फॉर्म में होगा? आयन के फॉर्म में होगा। आयन के फॉर्म कहने का मतलब कि या तो उसके पास केटायन होगा, ठीक है, या तो उसके पास केटायन होगा, या तो उसके पास क्या होगा? एनायन होगा। ठीक है, यानी आयोनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो आयन के फॉर्म में होगा, या तो उसके पास केटायन होगा, या तो उसके पास एनायन होगा। अगर हमारा मेटालिक सॉलिड के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मेटालिक सॉलिड में जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो आपका निश्चित है कि वो क्या होगा? आपका मेटल का एटम होगा। अगर हमारा कोवैलेंट सॉलिड के बारे में जिक्र होता है तो उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसमें क्या होगा? वो नॉन मेटल एटम होगा। वो आपका क्या होगा? नॉन मेटल होगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो हमारा पार्टिकल्स होगा या तो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल किया जाए। यानी आयोनिक, मेटालिक, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो चारों प्रकार के सॉलिड में पार्टिकल कैसा होता है? अगर आपका सॉलिड आयोनिक है तो उसमें जो पार्टिकल होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा या तो कैटायन या तो एनायन, या तो प्लस या तो माइनस। मेटालिक सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल होगा वो मेटल एटम के फॉर्म में होगा। कोवैलेंट सॉलिड है तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो नॉन मेटल के फॉर्म में होगा। और जब मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है या तो आपका एटम होगा या तो आपका मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, FOA रिप्रेजेंट एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, FOA का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बताइए कि यहाँ पे केटायन के ऊपर प्लस चार्ज, एनायन के ऊपर माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस के चलते कौन सा फोर्स लगता है? तो आपको पता है कि प्लस और माइनस चार्ज के चलते जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बाबू याद रखना आप लोग, ठीक है। यानी आपको हम यहाँ पे क्या बताएं कि अगर आपका प्लस और माइनस है यानी चार्ज है और चार्ज दोनों रेस्ट में है, तो जब कोई भी चार्ज रेस्ट में रहता है और उसके चलते जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये कूलम्स लॉ के द्वारा बताया गया होगा, ठीक है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे। सेकेंड है मेटालिक सॉलिड, तो मेटालिक सॉलिड में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। ये आपको एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड है जो आपको आगे पढ़ना होगा, ठीक है। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ये पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव ओशियन से इलेक्ट्रॉन का डिकोगलाइजेशन से ये आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपका कोवैलेंट सॉलिड है तो कोवैलेंट सॉलिड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो याद रखिएगा मेटालिक का मतलब मेटल मेटल, कोवैलेंट का मतलब नॉन मेटल, और मॉलिक्यूलर का मतलब जहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल हो, या जहाँ पे मॉलिक्यूल हो या जहाँ पे एटम एटम हो। बेसिकली कहने का मतलब कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में भीड़ होता है, पार्टिकल के बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, और जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होता है वहां पे लगता है आपका वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे लगता है आपका वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी में एक और टाइप का फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं लंदन फोर्स, इसी में एक तरीके का और फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं, या इसी में एक तरीके का और फोर्स भी लगता है, ठीक है। कौन कौन बता दिए आपको, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बता दिए, लंदन फोर्स बता दिए, और यहाँ पे एक और आप बोल सकते हैं डाइपोल, लेकिन छोड़ो, यही दो आप याद रखो, ठीक है। एक और आप यहाँ पे हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। एक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है आपका कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल नहीं है, तो वहां पे HCl आता है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये आपका तीन तरीके का फोर्स लगता है, ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूल के बीच में भीड़ हो, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो। कौन कौन लगता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी हम लोग सिर्फ दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए, तीसरा हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए जब हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं, ठीक है, तो आप सोच के बताइए कि आयनिक सॉलिड है तो इसका आपका हाई होगा, ठीक है, मेटालिक है तो इसको भी मेल्ट और बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। लेकिन अगर आपका कोवैलेंट है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग हाईएस्ट कर देंगे। और ये मॉलिक्यूल के बीच में भीड़ बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग लो के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी, अगला हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब बताइए करंट सप्लाई करेगा, तो अगर आयोनिक सॉलिड है तो ये तो निश्चित है कि जब हम लोग इसके सॉलिड फॉर्म में बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। अगर इस आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है तो इसको सबसे पहले किसके फॉर्म में लाना होगा, मोल्टेन स्टेट में। अगर हम लोग मोल्टेन स्टेट में लाएंगे तब जाके इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। अगर आपका मेटालिक सॉलिड है तो जैसे मान लो कि अगर आयरन है तो आयरन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये 3 प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और आपको पता है कि नॉन मेटल है, ये आपका जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं करता है, तो एक्सेप्शनल के तौर पे हम लोग इसमें लो लिख दें, ठीक है। और इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं होता है, इसका मतलब कि हम लोग इसमें इंसुलेटर के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें इंसुलेटर के तौर पे देख देते हैं। कहने का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता ही नहीं है। यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, एक इसमें और देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस चारों में अगर कोवैलेंट सॉलिड का देखेंगे तो इसमें इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो जाइंट होता है, ठीक है। जाइंट मॉलिक्यूल का मतलब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जैसे आप ग्रेफाइट ये सब देख लो, ठीक है, ये आपका सिंगल बनाता है, एक ही बनाता है, ठीक है।
और ये आपका सिंगल यूनिट बनाता है। ठीक है, ये सिंगल यूनिट कहने का क्या मतलब, सिंगल यूनिट कहने का मतलब यही है कि एक मेल और एक फीमेल पार्टनर, एक केटायन और एक एनायन, एक प्लस और एक माइनस होता है। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इसमें कभी भी अगर आप देखोगे तो इसमें क्राउडेड रीजन में आपका बॉन्ड बनता है। ठीक है, याद रखना, जहां पे मॉलिक्यूल के बीच में भीड़ हो वहीं पे आपका लगता है क्या, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट आप इसमें जिक्र कर लो एग्जाम्पल के बारे में, इतना देखो आप याद कर लोगे। अब ये मत सोचना है कि एक्सेप्शनल होता तो बहुत चीज है बाबू। ठीक है, लेकिन हम लोग वैसा सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं जो कंपेरिजेबल हो। ठीक है, जिसके चलते हमारा काम बेहतर ढंग से निकल सकता है। सब में देखोगे तो सब में आपका एक्सेप्शनल है, उसको पढ़ाने लग गए तो हम लोग फिर इस चैप्टर से कहीं दूर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताइए, NaCl, अगला बताइए KCl, अगला बताइए CaF2। ठीक है, अगला बताइए MgCl2। ठीक है, इसमें Fe। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है FeZnCu। ठीक है, कोवेलेंट में क्या हो सकता है Cc, मॉलिक्यूलर में H2O। ठीक है, CO2, SO2। तो ये जितना भी चीज है ना वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया। इसको आप जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। लैटिस के बारे में, यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैटिस हम लोग कहते हैं किसको। ये छोटा छोटा 2-3 टर्म बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, लैटिस का मतलब द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D फॉर्म। यानी कहने का मतलब कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका जब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे किस पे, 3D फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लैटिस बोलते हैं। ठीक है, और एक और आता है आपका यूनिट सेल। एक और आता है आपका क्या चीज, यूनिट सेल। तो लैटिस सभी लोग को क्लियर हो गया ना। यानी लैटिस हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई आपसे लैटिस पूछता है तो लैटिस आप सिंपली उसको ये बता सकते हो कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा किस में, 3D फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलेंगे लैटिस। यूनिट सेल का मतलब क्या कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D फॉर्म after the repetition of लैटिस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। यानी 3D फॉर्म का वह सबसे छोटा यूनिट जो लैटिस पे लगातार क्या करे, रिपीटिशन करे, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। आइए अब इस दोनों पॉइंट को एकदम बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि ताकि दिमाग में सेट हो जाए। और आपको बताए थे भाई कि अगर आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर को बहुत बेहतर बनाना है तो आपका इमेजिनरी पावर थोड़ा सा बढ़िया होना चाहिए, सोचने का कैपेसिटी बढ़िया होना चाहिए। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल को अरेंज करो, तब जाके आपका यहाँ पे एक बढ़िया बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे भी ले लो, इन दोनों के बीच से। ठीक है, फिर इसके फॉर्म को आप अपना कंटिन्यू करो। ठीक है, फिर आपका ये सेम इस फॉर्म को आप अरेंज करो। ये स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से सीख जाओगे फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। फिर इस फॉर्म को आप एक बार कंटिन्यूअसली लेके चलो। चलिए अब आइए यहाँ पे आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम लैटिस बता रहे हैं। तो ये जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये जो भी अरेंज है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में वही है। ठीक है,
क्लियर है, सब में 7-7 पार्टिकल है और सब रेगुलर वे में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? क्रिस्टलाइन फॉर्म के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी सिंगल पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंगल पॉइंट का एक स्पेशल नाम होता है जिसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। सिंगल पॉइंट का एक स्पेशल नाम क्या होता है बाबू? लैटिस पॉइंट होता है। और जब आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हो पार्टिकल के बीच में, उसी को बोलते हैं लैटिस। तो देखिए यहाँ पे 3D फॉर्म हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम 3D फॉर्म बना रहे हैं एकदम बेस्ट वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक 3D फॉर्म बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ ना? तो ये जो 3D फॉर्म बन के तैयार हुआ, तो ये यूनिट्स, ये सिंगल पार्ट हो गया, इसको हम लोग कहेंगे लैटिस। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? लैटिस बोलेंगे। और जब इसी का लगातार रिपीटिशन होगा, यानी ये स्मॉलेस्ट यूनिट सेल हो गया जो आपका लैटिस बन गया, और जब इसी का लगातार रिपीटिशन होगा तो इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो एक और बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे इसको करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, फिर हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इसको मिला दो, इसको मिला दो, ऐसे से करके अगर बनाओगे तो ये आपका क्या बन गया? यूनिट सेल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? आपका यूनिट सेल बन गया। ठीक है ना? तो अब हम लोग इससे अगर आगे करते हैं, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल का जर्नी हम लोग कल के क्लासेस में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, मिलते